हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जैसा कि फिर आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। आज हम एसएमपीएस सप्लाई के बारे में जानेंगे, ना कि ऐसा स्पेशल के एसी पीसीबी के लिए, ना कि लैपटॉप के लिए या टीवी के लिए। एसएमपीएस पावर सप्लाई जो कि मोस्टली सभी सर्किटों में यूज की जाती है और ये वर्किंग कैसे करती है, कितने टाइप की आती है, उसके बारे में हम जानेंगे। और इससे आने वाले फॉल्ट और इनको कैसे चेक किया जाता है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जो वीडियो है आपको टाइम पर मिल सके और आप बेटर नॉलेज आपका इंक्रीज हो सके। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हमारे एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर दिल्ली में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एलसीडी एलईडी टीवी, ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर, इसके अलावा लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, इन सभी का कोर्स कराया जाता है। अगर आप इनमें से किसी भी एक कोर्स को पर्टिकुलर करने के इच्छुक है, यानी आप चाहते हैं कि आप भी मार्केट में अपना खुद का शॉप लगाना चाहे और आप चाहते हैं कि आपके पास कोई स्किल हो, तो आप हमारे एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर दिल्ली आ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप कॉल करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। आप अगर मान लीजिए, काफ़ी लोगों को एक भ्रम होता है, डर होता है कि यार हम काम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप हमारे यहाँ आइए, हमारे इंस्टीट्यूट आइए, आप लाइव डेमो क्लास में बैठिए, आप फ्री की डेमो क्लास लीजिए और देखिए कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है, जो सिखाने का तरीका है, वो कैसा है। अगर आपको लगता है और आपको लगे कि दूसरों से हम बेटर सिखाते हैं, तो आप भी हमारे यहाँ ज्वाइन लीजिए और कोर्स को सीख सकते हैं। काफ़ी कोर्स है। अब लेटेस्ट हम और भी कोर्स शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारे जो ये सिलाई मशीन होती है, उसके अलावा सिलाई मशीन जिनमें आजकल बोर्ड आने लग गए हैं, एक तो वो, उसके अलावा एक वेल्डिंग मशीन है, उनका भी एक काम शुरू करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कांटे का भी काम यहाँ पर सिखाना शुरू करने वाले हैं। और इसके अलावा जो हमारी ट्रेडमिल होती है जिमों में, उसका भी हम काम यहाँ सिखाना शुरू करने वाले हैं। इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना आपका समय गंवाए मैं आपको एसएमपीएस सर्किट के बारे में जानकारी देता हूँ। एसएमपीएस सर्किट के बारे में जानकारी लेते हैं तो पहले सिंपली आप जान लीजिए एसएमपीएस होता क्या है। एसएमपीएस की बात करें तो एसएमपीएस हमारे मोबाइल के चार्जर हो गए, लैपटॉप के एडाप्टर हो गए, टीवी की पावर सप्लाई हो गई, एसी के आजकल बोर्ड में आते हैं, सभी में आते हैं, शुरू से आते हैं काफ़ी टाइम से। इसके अलावा फ्रिज में आता है, वॉशिंग मशीन पीसीबी में आता है, माइक्रो ओवन पीसीबी में आता है। मोस्टली देखें तो हर जगह पीसीबी में ये एसएमपीएस सर्किट दिया होता है। अब एसएमपीएस सर्किट होता क्या है? एसएमपीएस सर्किट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई ये नाम होता है। काफ़ी लोग इसे स्विचिंग मोड पावर सप्लाई कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 4 सर्किट होते हैं। नॉर्मली हम 4 मतलब सेक्शन होते हैं। ईएमआई सेक्शन, उसके बाद हम एक ब्रिज रेक्टिफायर सेक्शन को लेते हैं, एसटीआर सेक्शन लेते हैं जिसमें हमारा एसएमपीएस ट्रांसफार्मर आता है, और सेकेंडरी आउटपुट सेक्शन लेते हैं। इन 4 सेक्शन में हम पूरा एसएमपीएस समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन एसएमपीएस की पूरी जानकारी मैं इसमें आपको दूंगा। सेकेंड चीज बात करते हैं, एसएमपीएस का जो उपयोग है वो क्यों किया जाता है। एसी वोल्ट को पहले डीसी में कन्वर्ट करके फिर उसे स्टेप डाउन करके सर्किट की रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग वोल्टेज निकालने के लिए एसएमपीएस सर्किट की आवश्यकता होती है, यानी उसका यूज़ किया जाता है। जैसे मोबाइल के लिए 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है तो 5 वोल्ट बनाए जाते हैं। ऐसे ही लैपटॉप के लिए 19 वोल्ट की आवश्यकता होता है, 19 वोल्ट बनाए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम एसी पीसीबी को देखें तो उसमें अलग अलग, जैसे 5 वोल्ट 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है, कहीं 15 वोल्ट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे ये 5, 15 और 12 वोल्ट बनाए जाते हैं। एसएमपीएस से हम मल्टीपल आउटपुट भी ले सकते हैं। ऑलरेडी सर्किट में आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बनाए होते हैं, तो उनके मल्टीपल आउटपुट भी हमें मिलते हैं। अगर बात करूं कि एसएमपीएस के अलावा और पावर सप्लाई है लीनियर और बक कन्वर्टर। लीनियर की बात करें तो लीनियर ट्रांसफार्मर पे बनने वाली पावर सप्लाई, जो कि एक साधारण पावर सप्लाई होती है नॉर्मली,
उसका उपयोग हम देखें तो उसमें क्या होता है कि AC वोल्ट इनपुट होता है और AC ही आउटपुट होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि इनपुट में अगर AC वोल्ट हमारा कम आया है तो आउटपुट में भी हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। मतलब इनपुट कम हुआ तो आउटपुट कम, इनपुट ज्यादा हुआ तो आउटपुट ज्यादा। उसमें क्या होता है, वो लाइन पे निर्भर रहता है। प्राइमरी कॉइल में जैसा वोल्टेज आएगा वैसे ही सेकेंडरी को एक फीडबैक वोल्टेज का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका आउटपुट बनता है। बात करें बक कन्वर्टर सप्लाई की, तो मैंने बक कन्वर्टर पे एक पहले वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। बक कन्वर्टर पावर सप्लाई क्या होती है, एक वेरिएबल पावर सप्लाई होती है जो DC टू DC वर्किंग करती है। अब उसमें क्या होता है, एक दिक्कत ये आती है कि कभी कभी DC टू DC जो उसका सर्किट होता है बक कन्वर्टर का, वो 300 वोल्ट इनपुट करके 15 वोल्ट आउटपुट के लिए बनाई जाती है। अलग अलग वेरिएबल है, ऐसा नहीं है 15 ही फिक्स। उसके फीडबैक को चेंज करके बक कन्वर्टर के वोल्टेज को चेंज किया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है, काफी बार इनपुट और आउटपुट के बीच में शॉर्टिंग हो जाती है। अंदर का जो बीच का IC होता है वो शॉर्टिंग कर जाता है, जिससे 300 वोल्ट हाई आउटपुट में निकल जाता है, जिससे हमारा जो सर्किट है वो खराब हो जाता है। इसीलिए बक कन्वर्टर सर्किट थोड़ा सा कम सेफली होता है। SMPS की बात करें तो SMPS थोड़ा बेटर होता है, एक तो काम करने में बहुत बेटर होता है। SMPS सर्किट अलग अलग होते हैं। नॉर्मली SMPS सर्किट 90 वोल्ट, कम से कम 90 वोल्ट AC से लेकर 300 वोल्ट AC तक या 290 AC वोल्ट तक हम कह सकते हैं। वैसे सर्किट 250 वोल्ट तक के लिए बनाए जाते हैं। इतने वोल्ट तक मिलने पर भी आउटपुट उसका स्टेबल रहता है। जैसे लीनियर सप्लाई में पहले क्या होता था, सप्लाई अगर इनपुट में कम आती थी तो आउटपुट वोल्टेज भी अपना कम हो जाता था। अब क्या होता है SMPS में, अगर इनपुट वोल्टेज हमारा कम आ रहा है तो आउटपुट वोल्टेज इसमें SMPS में क्या होता है, बदलता नहीं है। अगर मान लीजिए आपके घर में 220 वोल्ट आ रहा है, अगर 150 वोल्ट भी हो गए तब भी SMPS अपना 12 वोल्ट आउटपुट का, अगर मान लीजिए चार्ज है तो वो 12 वोल्ट आउटपुट ही करेगा। अगर इनपुट में आपके 250 वोल्ट आ गए AC, तब भी आपको आउटपुट में वो 12 वोल्ट ही देगा। तो SMPS एक तरह का थोड़ा सा स्टेबल वोल्टेज आउटपुट करता है, एक तरह का सर्किट होता है जो स्टेबल आउटपुट करता है। अलग अलग SMPS सर्किट हमारे आते हैं। ये समझ लीजिए कि ये पहला पार्ट होगा आपके लिए। मैं आपके लिए और भी SMPS सर्किट के वीडियो लाऊंगा जो अलग अलग सर्किटों में यूज किया जाता है। अभी लेटेस्ट में क्या है कि आप देखेंगे कि वोल्टास, IFB और कुछ कंपनियों में मैग्नेट की PCB आती है, उनके अंदर एक मॉसफेट और एक ड्राइवर IC को अलग करके यूज किया जाता है। टीवी के अंदर भी यही पावर सप्लाई होती है, जिसमें एक मॉसफेट होता है और एक ड्राइवर IC होती है, जो ड्राइवर IC मॉसफेट को स्विचिंग करा के सर्किट को वर्किंग कराती है। उसी सर्किट को हम सबसे पहले यहाँ समझेंगे। ये आपके LED टीवी में यूज होती है, AC में यूज होता है, लैपटॉप चार्जर में तक ये सर्किट यूज होता है, काफी सर्किटों में यूज होता है। नॉर्मल देखें तो चार्जर जो गाड़ियों के, तो उनमें भी यही प्रोसेस SMPS का यूज होता है। आप इसे देखकर वीडियो को यहाँ बहुत कुछ उससे सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन के बारे में। एक SMPS सर्किट में कितने सेक्शन बने होते हैं, पहले बात करते हैं नंबर 1 पे। हमारा पहला सर्किट होता है EMI। EMI का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये पहला इसका सेक्शन होता है EMI सेक्शन। EMI सेक्शन का क्या काम होता है मैं आपको 1 बाय 1 सेक्शन बताता जाऊंगा, उसमें आपको समझाता जाऊंगा। दूसरा सेक्शन होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सेक्शन। ठीक है, दूसरा सेक्शन होता है ब्रिज रेक्टिफायर सेक्शन। तीसरा सेक्शन होता है हमारा STR सेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जहां पर काफ़ी लोगों की मतलब काफ़ी लोगों को जिनको SMPS थोड़ा सा हार्ड लगता है, यहाँ आके वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा चौंक जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं। मैं आपको इजीली यहाँ समझाऊंगा, बहुत आपके काम की चीज़ है। और 4th नंबर सेक्शन है हमारा सेकेंडरी आउटपुट सेक्शन। तो ये 4 सेक्शन है, इन 4 सेक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा सर्किट स्टार्ट होता है। तो आप इन चारों सेक्शन को लिख सकते हैं और आप भी साथ साथ में चाहे तो इस चीज को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सेक्शन की बनावट शुरू करेंगे। EMI सेक्शन से शुरू होगा हमारा सेक्शन। मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं कैसे हमारा SMPS सर्किट स्टार्ट होता है।
हमारा पहला सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा EMI। किसी भी पावर सप्लाई में सबसे पहले लाइन एंड न्यूट्रल के कनेक्शन का पिन दिया होता है। किसी भी सप्लाई में आप देखेंगे लाइन एंड न्यूट्रल दिया होता है। लाइन में हमेशा आपको कनेक्टिविटी में यहाँ फ्यूज लगा मिलेगा, सबसे पहले फ्यूज का उपयोग किया जाता है, और दूसरी लाइन होती है हमारी न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल में क्या होता है कि कभी कभी शुरुआत में तो कभी कभी अंत में एनटीसी थर्मिस्टर का उपयोग किया जाता है, जो कि सॉलिड रूप में होता है। ठीक है, सॉलिड रूप में होता है, लेकिन उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, अप डाउन होता है। यहाँ बात करें एक एसएमपीएस सर्किट में कितने वैल्यू का फ्यूज यूज होता है। ठीक है, तो ये एसएमपीएस सर्किट की नीड पे रिक्वायर्ड पे होता है। नॉर्मल ज़्यादातर एसएमपीएस में जो सर्किट में फ्यूज लगता है, जैसे टीवी की या किसी अदर में, तो वो 3 एम्पियर का फ्यूज यूज़ करते हैं। एसी में भी इंडोर में आपको 3 एम्पियर का फ्यूज यूज़ करने को मिलता है, जिसका वैल्यू होता है 250 वोल्टेज। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर थर्मिस्टर शुरुआत में लगा है, एनटीसी वाला ब्लैक कलर का आता है, ग्रीन कलर का आता है, इसका कलर थोड़ा अलग टाइप होता है, ब्लैक ग्रीन में दिखता है ये। ठीक है, तो इनके बाद हमारी सप्लाई क्या होती है, आगे बढ़ती है। सर्किट में सेफ्टी के लिए शुरुआत में लगा होता है एमओवी। एमओवी जो होता है मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, या कहीं कहीं पे लिखा होता है VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ये अलग अलग नंबर के आते हैं, अलग अलग नंबर VDR के एमओवी के लगे होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनका काम होता है एमओवी का वोल्टेज प्रोटेक्शन करना। एमओवी एक इस तरीके से दिखने वाला कंपोनेंट है, जिसकी 2 पिनें होती है, अंदर 2 मेटल प्लेट होती है, और उसके अंदर जो होता है वो सारा रेजिस्टेंस होता है एक हाई लेवल का। उसमें क्या होता है, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। जब हम उसमें वो टच करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक वोल्टेज प्रेशर होता है मैक्सिमम लाइन और न्यूट्रल के बीच। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने मान लीजिए कि यहाँ पर एक नंबर यूज़ किया 14D681K, ये 380 वोल्ट तक मैक्सिमम प्रेशर झेल सकता है। अगर मैं 14D621 यूज़ करूँ तो ये मात्र 300 के आसपास का वोल्टेज का क्या है, एक प्रेशर झेलता है, जो अलग अलग नंबर के आते हैं। अब होगा क्या यहाँ पर, अगर मान लीजिए लाइन और न्यूट्रल में वोल्टेज इस वेरिएस्टर से ज़्यादा प्रेशर के मतलब वोल्टेज ज़्यादा आ जाए, तो ये वेरिएस्टर हमारा एमओवी प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और ये अंदर से क्या हो जाता है, जल जाता है। जलते ही इसकी दोनों पिन आपस में शॉर्ट होती है, जिससे कि एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है, थोड़ा एक पटाखे की आवाज़ आती है लगभग। उसमें वो पटाखे की आवाज़ आते होता क्या है, ये दोनों पिनें हमारी जो लाइन है और ये जो न्यूट्रल है, ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, जॉइंट, मतलब इसकी वजह से। तो ये रिटर्न लोड किस पे पड़ता है, फ्यूज पे, और फ्यूज क्या हो जाता है, हमारा ओपन हो जाता है, जिससे कि हमारी पावर सप्लाई फिर बीच में क्या हो जाती है, डिस्कनेक्टेड हो जाती है, और हमारा जो सर्किट होता है वो डेड कंडीशन में चला जाता है। यहाँ एमओवी प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, इसलिए एमओवी का होना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमारी सिंगल फेज के ऊपर कभी कभी कोई हाई वोल्टेज की जो लाइन होती है एक्सटेंशन, वो गिर जाती है, या कभी हाई वोल्टेज का वापस एक पिक बनता है, जिससे हमारे सर्किट खराब होते रहते हैं। तो ये बहुत मदद करता है यहाँ प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद सर्किट हमारा आगे चलता है। सर्किट में क्या होता है, कभी कभी एमओवी या 2 कैपेसिटर लगाकर सीरीज में जोड़े जाते हैं। इनका उपयोग सर्किट में अर्थ बनाने के लिए किया जाता है। ये हमारे अर्थ के लिए काम आते हैं। ध्यान रखिएगा, सर्किट में जब 2 कैपेसिटर सीरीज में लगे हो तो उसका बीच वाला पॉइंट यूज़ करके अर्थिंग के लिए दिया जाता है। यहाँ पर जो कैपेसिटर हमारे यूज़ करते हैं, ये 250 वोल्ट के भी हो सकते हैं, या इसके ज़्यादा वोल्ट के भी यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा सर्किट में आपको आगे क्या मिलेगा, एक हमारे X2 या X3 सीरीज का जो कैपेसिटर आता है, जैसा कि आप सप्लाई में देखते हैं EMI सेक्शन में आपको येलो कलर का या ब्लू कलर का ये नज़र आता है। ये थोड़ा क्या होता है कि जो AC वोल्ट होता है उसको फिल्टर करने का काम करता है। AC वोल्ट को क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, ये ज़्यादातर हमारे 275 वोल्ट से लेकर 375 वोल्ट तक का यूज़ किया जाता है, और इसकी जो सीरीज होती है X2 और किसी किसी में X3 का भी उपयोग किया जाता है।
कैपेसिटर चार्ज होता है, जब पावर देता है तो ये काम करता रहता है, लेकिन जब पावर निकाल देता है तो इसका डिस्चार्ज होना जरूरी है, नहीं तो रिटर्न में पिन शॉर्टिंग हमारे जो रिटर्न में हमें करंट मार सकती है। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, लाइन एंड न्यूट्रल के बीच में रजिस्टर लगाती है, सिंगल या डबल रजिस्टर लगाती है। एक्चुअल में इसकी वैल्यू जो होती है वो काफ़ी हाई वैल्यू के रजिस्टेंस होते हैं। ये करीबन कंपनी 1 मेगा ओम तक का रजिस्टर यूज करती है। तो ये हमारा यहाँ पर रजिस्टर जो होता है वो क्या डिस्चार्ज करने के लिए काम आता है। और इसके बाद अंत में हमारे यूज होती है कॉइल। इस कॉइल का उपयोग सर्किट में एसी वोल्ट में आने वाले अनवांटेड सिग्नल को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारा जो लाइन होता है, लाइन, इसे हम लाइन कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है, लाइन कॉइल के नाम से ही जानते हैं मैं कॉइल को, और इसे परिभाषित एल से किया जाता है। एल हमारे इंडक्टर यानी कॉइल का डिनोटिंग लेटर होता है। ये छोटा सा सेक्शन है जिसका नाम है EMI सेक्शन। ये EMI सेक्शन ही यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये EMI सेक्शन ही आपके AC वोल्ट को फिल्टर करने का काम करता है। अब इसके बाद बारी आती है हमारे ब्रिज रेक्टिफायर की। ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें तो बोर्ड में अलग अलग देखने को हमें मिलते हैं। कुछ अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं, कोई स्क्वायर साइज के प्रॉपर आते हैं, तो किसी में ऊपर से कट लगा होता है पॉजिटिव पिन की तरफ। इसके अलावा कहीं कहीं पे आपको 4 डायोड का भी उपयोग लिया जा सकता है। जहाँ पे 4 डायोड का उपयोग लिया जाता है वहाँ पे क्या होता है कि इन 4 डायोड को कुछ इस तरह सीरीज में लगाया जाता है। कुछ इस तरीके से सीरीज में लगाया जाता है और यहां से निकलने वाली ये पॉजिटिव सप्लाई एक हो जाती है और यहां से ये नेगेटिव सप्लाई क्या हो जाती है, एक हो जाती है। तो ये नेगेटिव बन जाता है हमारा यहाँ पे ग्राउंड के रूप में और ये हमारा पॉजिटिव बन जाता है। तो ये बन जाता है हमारा यहाँ पर एक सर्किट। लेकिन अभी मैं यहाँ पर एक यूज करूंगा ब्रिज रेक्टिफायर सिंपल वाला। कुछ इस तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर भी यूज होते हैं। आपको SMP मतलब टीवी की सप्लाई में भी मिल जाएंगे, लैपटॉप में भी लगे मिलेंगे। इसके अलावा मतलब लैपटॉप के चार्जर में, इसके अलावा आपको AC की पावर सप्लाई मतलब PCB में मिलेगा। ये इसका नेगेटिव, ये इसका AC का साइन और ये पॉजिटिव पिन होती है। ये जो सप्लाई होती है हमारी जाती है AC पिनों पर और ये होती है हमारी आउटपुट। यहाँ से आउटपुट में हमें मिलते हैं पॉजिटिव 300 वोल्ट के नियर, ठीक है। 300 वोल्ट के आसपास हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलता है। अराउंड होता है, अराउंड का मतलब आसपास होता है, फिक्स 300 वोल्ट का कोई ऐसा पक्का नहीं है। तो 300 वोल्ट है। 300 वोल्ट क्योंकि AC 220 तो हमारा आना ही है। ब्रिज रेक्टिफायर की वजह से कुछ वोल्टेज हमारे थोड़े बूस्ट मिलते हैं, मतलब थोड़ा कन्वर्ट होते हैं तो ज़्यादा मिलते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या पे AC वोल्ट को DC में कन्वर्ट करना होता है। फिर इस DC को प्योर DC बनाने के लिए, यानी उसके अंदर की जो DC के अंदर क्या होती है, रपल्स होती है। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है कि हमारी जो रपल्स मिलती है, इन रपल्स को क्या करता है, अलग अलग करता है। यानी ये हाफ वेव में अलग कर देता है पॉजिटिव को और ये हाफ वेव में नेगेटिव को क्या कर देता है, अलग। तो जो हाफ वेव की रपल्स जो बनती रहती है, इस रपल्स को खत्म करने का काम जो होता है वो हमारा कैपेसिटर करता है। ये कैपेसिटर हमारा जो है ये रपल्स को बिल्कुल भी यहां पर खत्म कर देता है, जिससे क्या होता है कि वोल्टेज जो है उसमें किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन नहीं बनता, ठीक है। इसके बाद अब ये बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर जो है ना भैया हमारा यहाँ पे 300 वोल्ट को फिल्टर कर रहा है, तो यहाँ कम से कम 400 वोल्ट का तो होना ही चाहिए। तो कुछ कंपनियां क्या करती है 400 से ऊपर भी आप भी लगा सकते हैं। अगर 400 वोल्ट का कैपेसिटर खराब हो गया, 500 वोल्ट का लगा लीजिए। माइक्रोफैराड की बात करें तो वो भी ज्यादा यूज कर सकते हैं हम, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर हमारा यहाँ पर 500 वोल्ट और कहीं कहीं पे 100 माइक्रोफैराड के आसपास का यूज होता है। अब इस कैपेसिटर पे जो सप्लाई हमें मिल रही है ये हमारी पॉजिटिव सप्लाई होती है और जो ग्राउंड के थ्रू मिलती है वो हमारी नेगेटिव सप्लाई होती है। तो यहाँ मिलते हैं हमें 300 वोल्ट। यही 300 वोल्ट हमारे STR सेक्शन में जाते हैं। तो ये पहला सेक्शन था EMI सेक्शन। ये दूसरा सेक्शन है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सेक्शन। अब ध्यान दीजिए, अगर हम किसी भी पावर सप्लाई के SMPS सर्किट में लगे मेन फिल्टर कैपेसिटर, किसी भी SMPS पावर सप्लाई के
अंदर लगे मेन फिल्टर कैपेसिटर की पिनों पर मल्टीमीटर द्वारा डीसी वोल्ट चेक करते हैं। अगर उस पिन पर हमें 300 वोल्ट के अराउंड के आसपास, यानी 250 या उससे ज़्यादा या 250 के आसपास या 300 वोल्ट के आसपास मुझे वोल्टेज यानी आपको वोल्टेज मिल जाए, तो इसका मतलब आपका EMI सेक्शन और ब्रिज रेक्टिफायर सेक्शन ओके है, यानी यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल गया, हमें पीछे चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। अब इसके बाद अगर कोई फॉल्ट है तो वो आगे का है, लेकिन कैपेसिटर पे 300 वोल्ट आना जरूरी होता है, तो ये हमारे लिए जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। अब यही 300 वोल्ट हमारे सर्किट में EMI हमारी जो STR सेक्शन होता है उसके अंदर आता है। अब STR सेक्शन में क्या होता है आगे मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर आपको अब STR सेक्शन इसको हटा देता हूँ और STR सेक्शन बताता हूँ। यहाँ पर ये जो सप्लाई है ये आगे हमारे STR सेक्शन को जाएगी, ठीक है। तो मैं STR सेक्शन अभी आपको बताता हूँ, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। तो अब नेक्स्ट पेज पे हमारी जो सप्लाई हमने कैपेसिटर पे लास्ट छोड़ी थी, ये हमारा कैपेसिटर जो 500 वोल्ट का भी हमने लास्ट देखा है और जिसके ऊपर ये 300 वोल्ट की लाइन का हमने बताया था, करीबन 300 वोल्ट हमें मिल रहे हैं अराउंड डीसी, ठीक है। यहाँ पे 300 वोल्ट आ रहे हैं। अब बात करते हैं कॉइल की। तो यहाँ पर ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी कॉइल है ब्लू कलर की जो मैंने दी है। इसके अलावा यहाँ पर ये वाली हमारी ऑक्सिलरी कॉइल है और इसके अलावा ये ऑरेंज कलर में जो कलर में हमारी है ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। मैंने अलग अलग नंबर दिया है कलर ताकि आपको दिखे। तो ये हमारी ऑक्सिलरी कॉइल है OXLAIRY ऑक्सिलरी। ये हमारी प्राइमरी कॉइल है और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। तो ये हो गई हमारी कॉइल, ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर, ये बन गया हमारा पूरा ट्रांसफार्मर। अब ये जो सप्लाई थी, अब ध्यान दीजिएगा, मेन फिल्टर कैपेसिटर की जो पॉजिटिव सप्लाई थी वो हमारे प्राइमरी कॉइल में जाती है। प्राइमरी कॉइल में ये 300 वोल्ट की सप्लाई हमारी जाएगी। तो ये 300 वोल्ट क्या होगा, सीधा हमारे प्राइमरी कॉइल के टर्मिनल 1 में आते हैं और ये टर्मिनल 2 से क्या होते हैं, यहाँ से आउट हो जाते हैं। ये वापस क्या होता है, यहाँ से आउट हो जाते हैं हमारी ये सप्लाई टर्मिनल 2 से क्या होती है, आउट हो जाती है। ये अब ये हो गया हमारा टर्मिनल 2। टर्मिनल 1 और 2 के बीच में एक प्राइमरी प्रोटेक्शन सर्किट होता है हमारा, जिसमें एक रजिस्टर, डायोड और कैपेसिटर लगे होते हैं। ये तीन चीज़ें, ये तीनों हाई वैल्यू के हिसाब से लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे होती है स्विचिंग। क्योंकि ये जब हमारा STR सेक्शन इसमें स्विचिंग कराता है प्राइमरी कॉइल में, तो इस स्विचिंग को मतलब इस स्विचिंग से ट्रांसफार्मर की कॉइल खराब ना हो जाए, उससे बचाने के लिए प्राइमरी प्रोटेक्शन सर्किट होता है जो स्विचिंग को क्या करता है, बाईपास करता रहता है, जिससे कॉइल पर कोई प्रेशर इंक्रीज ना हो। अब सर्किट में क्या होता है कि हमारे नॉर्मली अगर बात करें मॉसफेट के अकॉर्डिंग, तो बोर्ड में हमारा क्या होता है कि मॉसफेट लगा होता है। जैसे मैं यहाँ पर मॉसफेट थोड़ा रियल शेप में बनाता हूँ ताकि आपको रियल थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये हमारा मॉसफेट है, ये मॉसफेट का गेट पिन है, ये ड्रेन है और ये एमीटर है, ठीक है। गेट, ड्रेन और एमीटर। गेट, ड्रेन और सोर्स, बार बार भूल जाता हूँ क्योंकि IGBT का बहुत उपयोग होता है AC लाइन में, इसलिए उनका बार बार वो वर्ड घूम फिर के गेट, कलेक्टर, एमीटर के अकॉर्डिंग आता है। तो मॉसफेट में होता है गेट, ड्रेन और सोर्स। अगर IGBT की बात करेंगे तो ड्रेन, कलेक्टर, एमीटर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी मैं यहाँ पर मॉसफेट का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि SMPS में मॉसफेट ही लगती है। मॉसफेट की जो सोर्स पिन होती है वो बाय शंट रजिस्टर ग्राउंड की जाती है। ये ध्यान रखना, जब भी आपको किसी SMPS में मॉसफेट के साथ एक रजिस्टर नजर आती है जिसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, वो शंट रजिस्टर होती है।
शंट रजिस्टर किसे कहते हैं? शंट रजिस्टर उसे कहते हैं जहां पर जो लो वैल्यू की रजिस्टर सर्किट को ग्राउंड के साथ प्रॉपर जोड़कर कंप्लीट करने का काम करती है। तो शंट रजिस्टर ज्यादातर हमारी जो स्विचिंग सर्किट होता है, जहां पे भी हमारी स्विचिंग होती है, वहां पे यूज किया जाता है। तो ये हमारी क्या है? शंट रजिस्टर है। यहाँ पे इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, आपको 100 मिली ओम के आसपास की ज्यादातर मिलती है। 100 मिली टीवी में नहीं, ज्यादातर यही हमें मिलती है। ड्रेन की बात करें तो ड्रेन हमारी जो पिन होती है ये हमारी जुड़ी होती है मैं प्राइमरी कॉइल के साथ। ये प्राइमरी कॉइल के साथ यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, ठीक है। क्योंकि मॉसफेट को आप स्विचिंग करेगा आप, लेकिन स्विचिंग करेगा कैसे? क्योंकि मॉसफेट खुद स्विच नहीं कर सकता, इसलिए इसके लिए सर्किट में लगी होती है एक ड्राइवर आईसी। यहां पर हमने एक ड्राइवर आईसी बना रहे हैं। यहां पर ये 6 पिन की एक ड्राइवर आईसी है। इस ड्राइवर आईसी को हम मॉसफेट गेट ड्राइवर आईसी या हम आईजीबीटी गेट ड्राइवर आईसी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आईसी मॉसफेट को भी स्विचिंग करा सकती है और आईजीबीटी को भी स्विचिंग करा सकती है, दोनों को स्विचिंग करा सकती है। तो इस आईसी का उपयोग आपको पावर सप्लाई में बहुत देखने को मिलेगा। ये 6 पिन की भी आती है और 8 पिन की भी आती है। ऐसा नहीं है कि केवल 6 पिन की, 8 पिन की भी आ सकती है, उससे ज्यादा पिन की भी आ सकती है। मतलब आजकल जब जो डेवलप हो रहा है उसमें आईसीओ का उपयोग, मतलब जो उसका रिक्वायर्ड जितना हो रहा है उतनी ही पिनों के हिसाब से उसका यूज किया जा रहा है। तो एसएमपीएस में क्या होता है? सबसे पहले इस आईसी को होती है पावर की जरूरत। पावर के अलावा इसको और क्या चाहिए? ग्राउंड। यानी इसको क्या चाहिए? ग्राउंड चाहिए। तो इस आईसी को क्या होता है? ग्राउंड दिया जाता है। ग्राउंड देने के लिए इसको 1 नंबर या 2 नंबर पिन का उपयोग किया जाता है और उसको ग्राउंड के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि आईसी का बार नंबर चेंज होता है तो पिन आउट आपके चेंजिंग हो सकते हैं। इसके अलावा अब क्या होता है कि इसको सप्लाई देनी है, तो इसको आईसी को सप्लाई देने के लिए ईएमआई सेक्शन की कॉइल से, ईएमआई सेक्शन की कॉइल से या मैन फिल्टर कैपेसिटर के लाइन से रजिस्टर द्वारा 1 2 3, अब यहां पर जो ये रजिस्टर लगे हैं 3, ये रजिस्टर तीनों पुलअप का काम कर रहे हैं। इन रजिस्टर की अगर वैल्यू की बात करूं तो अलग अलग होता है। जैसे किसी में 200 किलो ओम के 3 लगे होते हैं, तो किसी में 300 किलो ओम के 3 लगे हो सकते हैं, तो किसी में 300 किलो ओम के 2 ही लगे हो सकते हैं। ये सर्किट की रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुलअप रजिस्टर लगाए जाते हैं। यहाँ पर इन पुलअप रजिस्टर का काम होता है इस ड्राइवर आईसी को सप्लाई देना। भाई ये सप्लाई नहीं देगी तो ड्राइवर आईसी ऑन कैसे होगी? क्योंकि जरूरी है जब सप्लाई आईसी को सप्लाई मिलेगी तभी तो वो मॉसफेट को ऑन करेगी। आईसी को सपोर्ट मतलब सप्लाई नहीं मिल रही है तो वो मॉसफेट को ऑन नहीं कर सकता, इसलिए आईसी को पहले सप्लाई दी जाती है। तो जिन रजिस्टर के थ्रू इसको सप्लाई मिलती है आईसी को, उन रजिस्टर को हम स्टार्टअप रजिस्टर के नाम से जानते हैं। ऐसे तो वो वहां पे पुल अप रजिस्टर का काम कर रहा है, लेकिन उसके जो सेक्शन को दिया गया उसको नाम दिया गया स्टार्टअप रजिस्टर। तो यहां पे जो रजिस्टर लगे हैं इन्हें स्टार्टअप रजिस्टर कहा जाता है। यहां मैं लिख देता हूं स्टार्टअप रजिस्टर। ये स्टार्टअप रजिस्टर क्या होते हैं? शुरुआत में इस आईसी की 5 नंबर पिन पर क्या होता है? सप्लाई देता है। जैसे ये सप्लाई मिलती है, अब पुलअप के थ्रू जब भी ध्यान दीजिएगा, आप सोच रहे होंगे 300 वोल्ट पे ये आईसी जल जाएगी 300 वोल्ट पे आईसी जल जाएगी, लेकिन ना जलने का रीजन है ये रजिस्टर। जब कहीं पे भी रजिस्टर पुलअप बन के लगे होते हैं वहां पे वो गति बढ़ने से रोकते हैं, जिससे क्या होता है कि आईसी को जो वोल्टेज का प्रेशर मिल पा रहा है वो भी बढ़ जाता है, यानी कम हो जाता है, जिससे आईसी या कोई सर्किट हमारा खराब नहीं होता है। जैसे कि हम एलईडी टेस्टर में देखते हैं, हम टेस्टर को जब बोर्ड में लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो एक रजिस्टर के थ्रू आजकल एलईडी लगी आती है और उसके थ्रू हमारी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी हमें पास होती है। तो वो जो रजिस्टर है ना बीच में, वो पुलअप का काम कर रहा है, वो उसे सेफ रखने का काम कर रहा है। रजिस्टर नहीं होगा तो वो एलईडी भी क्या हो जाएगी? खराब। वैसे ही यहाँ पर आईसी भी क्या हो जाएगी? खराब। इसलिए स्टार्टअप रजिस्टर जो है इस आईसी को क्या देते हैं? सिर्फ स्टार्ट करने का एक मौका देते हैं। आईसी जैसे स्टार्ट होती है, आईसी की 6 नंबर पिन जो होती है ये होती है गेट पिन। तो ये गेट पिन जो होती है ये बाय रजिस्टर गेट से जुड़ी होती है
और गेट को क्या करती है, एक्टिवेट। ये 6 नंबर पिन भैया हमारी 6 नंबर पिन, जैसे 6 नंबर पिन इस आईसी की आपको दिखे, आप देखना आपको कनेक्टिविटी में एक रजिस्टर लगा मिलेगा। रजिस्टर की वैल्यू 100 ओम के आसपास की ज्यादातर दी जाती है। 10 ओम हो सकता है, 50 ओम हो सकता है, 47 ओम हो सकता है, लेकिन 100 ओम का ज्यादातर यूज किया जाता है। तो ये गेट पिन इसकी क्या करेगा, ऑन करेगा। अब गेट पिन ऑन कैसे करता है, ध्यान रखिएगा, मॉसफेट कभी भी डायरेक्ट वोल्ट पे ऑन नहीं होता है, मतलब ऑन नहीं किया जाता, ब्लास्ट कर जाएगा। डायरेक्ट वोल्ट का मतलब अगर पूरा का पूरा वोल्टेज हमने दे दिया तो मॉसफेट ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए आईसी को मतलब मॉसफेट को पल्स के रूप में वोल्टेज को दिया जाता है। यानी ये आईसी है सेल्फ पीडब्ल्यूएम आईसी। आईसी का जो कैटेगरी है वो है सेल्फ पीडब्ल्यूएम आईसी। तो ये क्या करेगी, सेल्फ अपनी तरफ से, क्योंकि ज्यादातर तो ऑपरेशन एम्पलीफायर आती है जिससे कोई हमारा कंट्रोलर आईसी सिग्नल देता है, जब वो आगे क्या करते हैं आईसी के सिग्नल, जो सिग्नल होते हैं एमसीयू के, वो बूस्ट करके आगे देता है। लेकिन यहाँ पर पावर बनेगा तभी तो एमसीयू को जाएगा। इसलिए यहां पर ये PWM सेल्फ आईसी क्या करती है, खुद वोल्टेज मतलब एक पल्स देती है। तो वो जो PWM पल्स मिलता है वो हमारे इस गेट पिन पर कुछ इस प्रकार से मिलते हैं, ऑन ऑफ के रूप में। तो वोल्टेज बार बार मिलते हैं, ऑफ होते हैं, मिलते हैं, ऑफ होते हैं। तो ये 1 सेकंड में इनकी एक गति होती है। ये गति करीबन हमारी 14 किलो हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज के आसपास एक सामान्य तौर पर चलती रहती है। जब कभी वोल्टेज हमारे इनपुट में कम आते हैं तो स्विचिंग बढ़ जाती है, और वोल्टेज अगर इनपुट में ज्यादा आता है तो स्विचिंग घट जाती है। अब ये सब कुछ होता है फीडबैक के आधार पे। तो फीडबैक कैसे बनता है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में आगे बताऊंगा। तो जैसे ही मॉसफेट को गेट पिन पर पल्स मिलती है, मॉसफेट स्विचिंग करना स्टार्ट होता है, तो हमारी जो ये लाइन होती है, हमारी जो प्राइमरी कॉइल होती है, इसमें क्या होता है कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। इस हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारी प्राइमरी कॉइल के अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, हमारे ऑक्सिलरी कॉइल को भी मिलता है और हमारी प्राइमरी कॉइल को भी मिलता है। इससे क्या होता है कि ऑक्सिलरी कॉइल की अगर हम पहले बात करें, ऑक्सिलरी कॉइल की एक पिन होती है ग्राउंड में जुड़ी होती है। ये प्राइमरी में, जैसा कि अभी मैंने बताया, प्राइमरी कॉइल क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देगी, और इसे सेकेंडरी कॉइल और ऑक्सिलरी कॉइल क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और दोबारा यहां पर वो क्या करता है कि ऑक्सिलरी कॉइल और प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल क्या करते हैं, इसको दोबारा एसी वोल्ट में आउटपुट देती है। इसलिए इसमें डायोड भी लगे होते हैं। तो थोड़ा मैं अभी आपको इसको थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सिलरी कॉइल हमारे एसएमपीएस में यूज की जाती है। कुछ एसएमपीएस में ऑक्सिलरी कॉइल नहीं दी जाती है, ठीक है, और कुछ में ज्यादातर में दी जाती है। तो ऑक्सिलरी कॉइल का काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करना और वोल्टेज बनाना। अब ऑक्सिलरी कॉइल क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि ये क्या होता है, प्राइमरी के ग्राउंड के साथ, यानी नेगेटिव से इसकी एक पिन कनेक्ट होती है और दूसरी पिन से इसके अंदर जो बनने वाला वोल्टेज है वो फ्लो होता है। इसके कारण इसको ऑक्सिलरी इसलिए कि इसका नाम है सहायक कॉइल। ये सहायक होती है प्राइमरी सेक्शन की, सेकेंडरी की नहीं होती, ये प्राइमरी की तरफ सहायक होती है, क्योंकि ये प्राइमरी के ग्राउंड के साथ जुड़ी होती है। इसलिए ये क्या करती है, प्राइमरी सेक्शन में ही वोल्टेज को दे सकती है, सेकेंडरी में वोल्टेज नहीं दे सकती, क्योंकि प्राइमरी का ग्राउंड, इस जो ऑक्सिलरी का ग्राउंड है वो प्राइमरी सेक्शन में लगे मेन फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ बीप करता है। इसलिए ऑक्सिलरी कॉइल सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज बना के प्राइमरी सेक्शन में लगे किसी भी पार्ट को दे सकती है, डिपार्टमेंट को दे सकती है, लेकिन सेकेंडरी में नहीं जा सकता, क्योंकि ग्राउंड जिधर का होगा उधर ही सप्लाई हमारी फ्लो होनी चाहिए। यानी जिधर का ग्राउंड लेंगे उधर लिया है दिया तो उधर ही हमें सप्लाई भी देनी पड़ेगी, सिंगल एक वायर पे सप्लाई नहीं जाती। अब यहां पर क्या होगा, ऑक्सिलरी से जो वोल्टेज बनेंगे वो होंगे एसी वोल्ट, इसलिए इसको बोला जाता है AC1। जो ग्राउंड के साथ पिन जुड़ी होती है उसे बोलते हैं AC0। यहां से जो वोल्टेज बनता है उसे डायोड द्वारा क्या करते हैं, डीसी में कर देते हैं कन्वर्ट, ठीक है, डीसी में कर दिया कन्वर्ट। और इस सप्लाई को एक रजिस्टर द्वारा भी क्या करते हैं, कम किया जाता है। मैं थोड़ा सा इसमें रजिस्टर जोड़ देता हूं। यहाँ पर रजिस्टर लगाया जाता है। ये रजिस्टर मात्र 4R7 यानी 7, 4 ओम 5 ओम के आसपास का है, 10 ओम का एक रजिस्टर लगाया, लो वैल्यू का रजिस्टर होता है ताकि फ्लो थोड़ा सा कम हो जाए लेकिन वोल्टेज प्रॉपर जाता रहे। जब ये वोल्टेज हमारे भैया मिलते हैं तो ऑक्सिलरी का वोल्टेज क्या होता है जो बनता है वो दिया जाता है हमारी ड्राइवर आईसी की वीसीसी पिन पर। अब वीसीसी पिन भैया कौन सी है, वीसीसी पिन ड्राइवर आईसी की वही पिन है जिसे स्टार्टअप वोल्टेज दिया गया था। अब क्या होगा, जैसे ही यहां
से वोल्टेज का प्रेशर 10 से 25 वोल्ट के बीच का होता है। मैं आपको बता दूं जो परफेक्ट वोल्टेज बनता है वो 15 वोल्ट के आसपास होता है, लेकिन कुछ सर्किटों में ये होता है, ज्यादातर सर्किटों में ये 18, 20 इतने के आसपास होता है। इसलिए कहा जाता है कम से कम 10 वोल्ट होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 वोल्ट होना चाहिए एक ऑक्सिलरी कॉइल का वोल्टेज। जब ये वोल्टेज इस आईसी को मिलता है तो ये जैसे ये वोल्टेज यहां पर मिलते हैं, यहां पर क्या होता है कि इस लाइन के अंदर ये प्रॉपर ये वोल्टेज सारे के सारे इस लाइन में फ्लो हो जाते हैं और यहां पर ये पुल अप आकर क्या हो जाते हैं, यही वाले वोल्टेज जो 10 से 25 है वो रुक जाते हैं और इधर से जो वोल्टेज आता है वो रजिस्टर के इस कॉर्नर पर इधर वाला वोल्टेज रुक जाता है। अब बीच में जो पुल अप रजिस्टर है वो क्या करता है, इन वोल्टेज को, इन रजिस्टर की वजह से ये वोल्टेज क्या हो जाता है, होल्ड हो जाते हैं, क्योंकि आगे जा नहीं सकते, फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उधर दूसरे वोल्टेज का क्या है, एरिया हो गया, तो वो क्या करेगा, उस वोल्टेज में समा जाता रहता है, मतलब लीकेज के रूप में होता है तो अंदर जाता रहता है। तो जो प्रेशर होता है, हम वोल्टेज जो चेक करते हैं वो हमें इसका नजर आता है। यानी आप वीसीसी पिन पे जब चेक करेंगे 10 से 25 वोल्ट आ रहा होगा तो वो परफेक्ट कंडीशन में बन रहे होते हैं। ये वोल्टेज जब मिलते हैं तो आईसी क्या करती है, फिर अपने वीसीसी वोल्ट, यानी ये जो वोल्टेज ऑक्सिलरी कॉइल बना रहे इसे हम वीसीसी वोल्ट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑक्सिलरी कॉइल से बनने वाले वोल्टेज का हम नाम देते हैं वो है वीसीसी वोल्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर। ये तो फिलहाल सब सर्किटों के लिए एक ही होता है, लेकिन यहाँ ऑक्सिलरी ने सप्लाई बनाकर आईसी को दी, इसलिए आईसी के लिए ये वोल्टेज बन गया वीसीसी वोल्ट। ये वोल्टेज मिलने के बाद आईसी अपना प्रॉपर काम करना शुरू कर देती है। अब बारी आती है सेकेंडरी कॉइल की। सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है कि मल्टीपल आउटपुट बन सकते हैं। जैसे अब मैं एलईडी टीवी की बात करूं तो उसमें अलग अलग वोल्टेज होता है, उसमें एक 12 वोल्ट होता है और एक 24 वोल्ट होता है। तो 12 के अलावा उसमें कभी कभी 24 से अपर वोल्टेज भी होता है। ठीक है, एसी की बात करूं तो एसी में एक 5 वोल्ट बनता है और एक 12 वोल्ट बनता है। तो अलग अलग वोल्टेज बनते हैं, अलग अलग उसका यूज किया जाता है। नॉर्मली अगर सामान्य बात करूं तो यहां पर मल्टीपल वोल्टेज की बात करूं तो यहां पर एक शॉर्ट की डायोड हमारा लगा देते हैं, तो यहां पर ये बन गया 12 वोल्ट और यहां पर अगर मैं एलईडी टीवी के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहां पे बन गया मेरा 24 वोल्ट। 24 वोल्ट हमारे एलईडी बैकलाइट के लिए चले गए। और 12 वोल्ट की बात करूं यहाँ पर या कोई सर्किट का, क्योंकि काफी सर्किट सिंगल आउटपुट के होते हैं भैया, यहाँ पर सिंगल आउटपुट देता है, जैसे खाली 12 वोल्ट का ही चार्जर है, एक 12 वोल्ट का चार्जर, तो वो क्या होगा, 12 वोल्ट यहाँ से डायोड के थ्रू हमारा आउट होगा और जो सेकेंडरी कॉइल होगी उसकी दूसरी पिन सेकेंडरी ग्राउंड बन जाएगी। यहाँ पे अभी ये जो ग्राउंड बन गया है ये सेकेंडरी ग्राउंड है, इसका प्राइमरी ग्राउंड के साथ कोई तालमेल नहीं होता है। यहाँ पर सेकेंडरी का जो नेगेटिव होता है ग्राउंड होता है और प्राइमरी का जो ग्राउंड होता है, इनके बीच में नो वैल्यू नो वेव आना चाहिए। अगर सर्किट कंपनी ने अलग यूज किया है तो जब कंपनी सर्किट दोनों अलग यूज करती है तो उनके बीच में कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। इनके बीच में क्या होती है, एक लाइन बनी होती है, ये लाइन मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर नॉर्मली मार्क करके ब्लू कलर में, ताकि आपको नजर आए इस टाइप की। ये जो लाइन बनती है इसे बोलते हैं हॉट एंड कोल्ड लाइन। हॉट एंड कोल्ड ये एरिया हमारा कहलाता है, ये प्राइमरी होता है इसलिए इसका नाम हॉट होता है, ये सेकेंडरी होता है कोल्ड। कोल्ड की तरफ आप हाथ लगा सकते हैं लेकिन हॉट की तरफ हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए इनका नाम दिया गया हॉट एंड कोल्ड। अब यहां पर क्या होता है कि 12 वोल्ट परफेक्टली हमारे आउटपुट में बने रहे, इसलिए क्या अब देखो स्विचिंग करेगी आईसी तो कितनी स्विचिंग करे कि वोल्टेज हमारा परफेक्ट बने, क्योंकि इतनी देर अगर स्विचिंग करता रहा, बहुत ज्यादा करता रहा तो आईसी सर्किट हमारा फेलियर हो सकता है। इसलिए इसकी वोल्टेज को लिमिट रखने के लिए, यानी एक स्विचिंग को लिमिट रखने के लिए वोल्टेज लिमिट रखना है तो स्विचिंग लिमिट रखनी पड़ेगी। स्विचिंग लिमिट तभी होगी जब फीडबैक मिलेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि 12 वोल्ट का फीडबैक एज प्राइमरी साइड की आईसी को देना है। अब प्राइमरी साइड की आईसी को कैसे दें, उसके लिए क्या किया जाता है कि सर्किट में ऑप्टो कपलर लगा होता है। जैसे ऑप्टो कपलर का यूज किया जाता है। अब ऑप्टो कपलर को क्या करते हैं, ये हमारी ऑप्टो कपलर है, हमने ऑप्टो कपलर यूज करी है। अब ऑप्टो कपलर की क्या होती है, एक नंबर पिन पे जिस तरफ एक नंबर पिन होती है, डॉट होता है वो एक नंबर पिन होता है। यहां पर क्या होता है, 12 वोल्ट की सप्लाई से एक रजिस्टर लगा के सप्लाई दी जाती है। 1 नंबर और 2 नंबर पिन के बीच लगा होता है एलईडी। एलईडी को ग्लो कराने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, 2 नंबर पिन को एक TL431 आईसी से जोड़ा जाता है। ये लगभग एसएमडी में भी आती है और सॉलिड में भी आती है, इस टाइप भी आती है हमारी। इसकी जो ये पहली पिन होती है रेफरेंस होती है, दूसरी हमारी होती है ये एनोड होती है और तीसरी होती है हमारी कैथोड होती है। तो 2 नंबर पिन जो होती है ऑप्टो कपलर की, ये जोड़ी जाती है कैथोड पिन के साथ, ठीक है, और एनोड को जोड़ दिया जाता है ग्राउंड के साथ। अब क्या होता है कि जब तक इस रेफरेंस पिन पर इस 431 आईसी की
रेफरेंस पिन पर वोल्टेज नहीं मिलेगा प्रॉपर, ये ऑप्टो कपलर की एलईडी ग्लो नहीं करेगी तो फीडबैक नहीं मिलेगा, तो हमारे एसएमपीएस लगातार फ्लक्चुएशन वोल्टेज आउटपुट करती रहेगी, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम ज्यादा। तो कम और ज्यादा कभी बनता है ना आउटपुट एसएमपीएस में, तो ऑप्टो कपलर चेंज करके देखो, ना हो बाद में 431 को भी चेंज करके देखो। अब यहाँ पर 431 के रेफरेंस पिन पर वोल्टेज देने के लिए सर्किट में क्या होता है, एक पुल अप रजिस्टर और एक पुल डाउन रजिस्टर उपयोग किया जाता है, R1 और R2। इन दोनों के बीच का जो डिवाइडर होता है वो हमारी R वाली पिन पर, रेफरेंस पिन पर दिया जाता है। जैसे रेफरेंस पिन पे वोल्टेज मिलते हैं, हमारा एलईडी शुरू हो जाता है। एलईडी शुरू होने के बाद क्या होता है कि 3 और 4 के बीच में लगा होता है फोटो ट्रांजिस्टर। फोटो ट्रांजिस्टर की 3 नंबर पिन क्या होती है, ग्राउंड होती है, और वो आईसी की फीडबैक पिन से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो यहां पर क्या होता है, जितनी लाइट ग्लो करती है हमारा 3 नंबर से 4 नंबर की तरफ ग्राउंड पास होता है, यानी नेगेटिव पास होता है। उतना जितना ग्राउंड पास होगा, जो हमारी 1 नंबर पिन है फीडबैक आईसी की, वो फीडबैक पिन पर जो वोल्टेज होता है वो उतना ही क्या होता है, ड्रॉप। परफेक्ट कंडीशन में आईसी की फीडबैक पिन पर करीबन 1 से 1.5 वोल्ट हमें लगभग शो करता है, 1-2 वोल्ट के आसपास। जब ये गलत होता है तो भाई गलत वोल्टेज आपको दिखाता है। तो यहां पर क्या होता है कि आपको 1 से 2 वोल्ट फीडबैक पर दिखाता है। और इसी पे अब क्या होगा कि मान लीजिए ये आईसी स्विचिंग कर रही है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और वोल्टेज आ रहे हैं 12, पीछे से सडनली हमारे वोल्टेज हो गए कम। वोल्टेज कब हुए, मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा क्या होगा, असर आएगा, यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएंगे, डाउन। जैसे डाउन होंगे यहाँ पर एलईडी क्या करेगी, कम ग्लो। जैसे कम ग्लो करेगी यहाँ पर क्या होगा, ये ग्राउंड कम पास होगा। ग्राउंड कम पास होगा तो यहाँ पर फीडबैक पर वोल्टेज क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। वोल्टेज जैसे बढ़ेंगे आईसी को पता चल जाएगा कि सेकेंडरी आउटपुट में वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहे, वो तुरंत क्या करेगी, यहाँ पर जो हमारी मॉसफेट है उसके गेट को पल्स ज्यादा बढ़ा देगी। पल्स ज्यादा बढ़ाएगी, मॉसफेट क्या करेगा, स्विचिंग ज्यादा करेगा। जब ये स्विचिंग ज्यादा करेगा तो जो प्रक्रिया होती है ओसिलेशन, जिसमें पॉजिटिव बार बार ग्राउंड में क्या होता है, ड्रॉप। इससे क्या होता है, मैग्नेटिक में वेव बनता है, हमारे जो वोल्टेज होता है डीसी वोल्ट में एक वेव बनता है, क्योंकि डीसी वोल्ट पे कभी भी एसएमपीएस सर्किट काम नहीं कर, मतलब जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो कभी भी डीसी वोल्ट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता। ये चीज दिमाग में हमेशा ध्यान रखिए, आपको डीसी वोल्ट पर कभी भी ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है, तो उस ट्रांसफार्मर को स्विचिंग कराना जरूरी है। एसी वोल्ट देता है तो ऑलरेडी उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, हमें वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी होती है। तो यहां पर क्या करेगा, मॉसफेट फ्रीक्वेंसी जैसे ही जनरेट करेगा, यहां पर जैसे जनरेट करेगा तो यहां वोल्टेज बढ़ जाएंगे, तो वोल्टेज क्या हो जाएंगे, ज्यादा। इससे क्या होगा कि इसके जो वोल्टेज है वो बढ़ते ही ये क्या करेगा, उतनी ही स्विचिंग कराता रहेगा। वोल्टेज अगर पीछे से बढ़ गए और यहाँ वोल्टेज और ज्यादा हो गए, फीडबैक में लाइट और ज्यादा ग्लो करेगी, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होंगे, और ज्यादा ड्रॉप हो जाएंगे इस आईसी के। तो आईसी क्या करेगी, फीडबैक को यानी स्विचिंग को क्या कर देगी, थोड़ा कम कर देगी। तो ये क्या करता है, अपने बार बार स्विचिंग को, यानी मॉसफेट को जो स्विचिंग दे रही है वो स्विचिंग को कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा करती है। इसलिए इस पावर सप्लाई का नाम दिया गया स्विच मोड पावर सप्लाई। ये नाम इसीलिए दिया गया कि ये पावर सप्लाई अपने स्विचिंग मोड के आधार पर कार्य करती है और स्विचिंग मोड से ही अपने वोल्टेज को स्टेबल आउटपुट में रखती है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। अब बारी आती है अब एक और चीज इस आईसी के लिए, जो हमारे संट रजिस्टर लगा होता है, जिसकी बात मैंने भी आपसे करी थी। इस संट रजिस्टर के कभी कभी क्या होता है, इस आईसी को एक फीडबैक मिलता है, इसे बोलते हैं IS या CS फीडबैक। यहाँ पर क्या होता है, एक रजिस्टर द्वारा एक रजिस्टर लगता है संट रजिस्टर से पहले यहाँ पर, यानी सोर्स पिन के पास, और यहाँ से फीडबैक जाता है आईसी के पास। अब ये जो फीडबैक जा रहा है यहाँ पर, इस फीडबैक में क्या होता है कि करंट जो होता है ना हमारा स्विचिंग करंट, मतलब जो आईसी जिस स्पीड से, गति से वोल्टेज को बार बार स्विचिंग करा रही है, तो इसकी एक करंट की लिमिट होती है। ये करंट लिमिट अगर हम चेक करते हैं इस आईसी पिन पर, तो जो नॉर्मल होता है वो होता है 10 मिली वोल्ट। 10 मिली वोल्ट नॉर्मल कंडीशन में होता है, और जैसे जैसे स्विचिंग बढ़ती है ये मिली वोल्ट भी धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। ये लगभग आपका 60-70 मिली वोल्ट के आसपास मैक्सिमम जाता है। अगर इससे ज्यादा जाता है तो हमारा जो मॉसफेट है ब्लास्ट होने के पूरे चांस होते हैं। तो वो ब्लास्ट हो गया उसके बाद क्या चेक करना, तो नॉर्मल कंडीशन में ये इतना मिली वोल्ट मिलता रहता है। अगर यहाँ पर ये रजिस्टर जो लगा है, ध्यान रखना, ये जो अगर कोई एसएमपीएस पावर सप्लाई ऑलरेडी करता है और वो थोड़ा इसमें मास्टरी चाहता है कि और ज्यादा बेस्ट चाहता है, तो उसको बता दूं, अगर संट रजिस्टर से लगा
ये लाइन पे ये जो रजिस्टर है और इस आईसी को मिल रहा है और आपने मान लो आईसी चेंज कर दी है और ये रजिस्टर लगाना, आईसी मान लो सही थी हमारी, ये रजिस्टर खराब था, मॉसफेट हमारी ब्लास्ट कर गई क्योंकि करंट सेंस नहीं मिला, हमने मॉसफेट नया लगाया और ये रजिस्टर चेक नहीं किया और बिना इसको चेक करे वापस लगा दिया तो दोबारा मॉसफेट हमारा ब्लास्ट कर जाएगा क्योंकि वो उसकी स्विचिंग लिमिट कर नहीं पाएगा, वो इतना तेज ज़्यादा स्विचिंग कराएगा। उसके अलावा गेट पिन पर लगने वाला रजिस्टर, अगर ये रजिस्टर लीकेज कंडीशन में हो जाए यानी इसकी वैल्यू हाई आने लग जाए तो हमारा मॉसफेट दोबारा ब्लास्ट कर जाएगा, ये 100% होता है। तो आपको क्या करना है, मॉसफेट अगर कभी भी ब्लास्ट मिलता है तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, मॉसफेट में काफ़ी लोग बोलते हैं कि सेम नंबर का होना चाहिए, सेम नंबर का कुछ ऐसा नहीं है। एसएमपीएस में मैं आपको बता दूं, मॉसफेट का जो नंबर होता है उसमें छुपा होता है उसका एक डाटा शीट गूगल से डाउनलोड करो, मॉसफेट का एम्पियर पता करो कितने एम्पियर का है। अगर मॉसफेट मान लीजिए हमारा 3 एम्पियर का है, 3 एम्पियर का मॉसफेट है और 600 वोल्ट का है, मैं मार्केट में गया मुझे 3 एम्पियर 600 वोल्ट का नहीं मिला तो मैं उसकी जगह 3 एम्पियर से ज़्यादा वाला, जैसे 4 एम्पियर ले लूँ, 5 ले लूँ, 10 एम्पियर ले लूँ, मैक्स में ज़्यादा एम्पियर का प्लस वोल्ट भी ज़्यादा ले सकता हूँ। अगर सेम है तो ठीक है, अगर दोनों ज़्यादा है वोल्ट और एम्पियर तो ज़्यादा एम्पियर और ज़्यादा वोल्ट का मैं मॉसफेट लगा सकता हूं। ऐसा कहीं नहीं है कि मॉसफेट सेम नंबर का होना चाहिए, नहीं, हमें एम्पियर और वोल्ट मिलाना जरूरी है। वोल्ट और एम्पियर अगर परफेक्ट है तो आप मॉसफेट लगा सकते हैं, ये एक परफेक्ट तरीका है। और इसके अलावा इस आईसी की पिन आउट कैसे मैचिंग कराते हैं, हमें दूसरे बोर्ड में अगर आईसी मिल गई, ये पिन आउट कैसे मैचिंग कराते हैं, इसके ऊपर भी बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लाने वाला हूं। और एसएमपीएस सर्किट को प्रॉपर प्रैक्टिकली जब हम चेक करते हैं तो उसमें 2-3 और चीजें मैं आपको बताता हूं कि ये वोल्टेज कहां कैसे नॉर्मल चेक करते हैं। सर्किट के अकॉर्डिंग तो आउटपुट में आपको वोल्टेज चेक करना है, अगर आउटपुट में वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है जब तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आपको मॉसफेट की स्विचिंग चेक करनी है। ये कैसे चेक करनी है ये आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको जो प्रैक्टिकली एक वीडियो दूंगा उसमें प्रॉपर पावर सप्लाई को कैसे चेक करते हैं वो बताऊंगा। इसके अलावा उसमें एक और चीज आपके लिए भी दूंगा जिसमें क्या होता है, अगर आउटपुट में वोल्टेज आपके कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं तो उन्हें कैसे वापस सही लिमिट पर लेके आए, उसके ऊपर आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के दूंगा जो आपके लिए बहुत काम आएगा। उसके आधार पर आप काफी पावर सप्लाई अलग अलग टाइप की रिपेयर कर सकेंगे। तो ये था हमारा प्रॉपर एसएमपीएस सर्किट का, तो ये था हमारा एसटीआर सेक्शन और ये हो गया हमारा टोटल यहाँ का सेकेंडरी आउटपुट सेक्शन। ठीक है, यहां तक हमारा ये टोटल एक एसएमपीएस सर्किट बनता है जिसमें मैंने आपको एक मैक्सिमम जानकारी दे दी। यहाँ पे हर एक कंपोनेंट का अपना अपना काम है, कंपोनेंट पे भी हमारे बहुत जल्दी वीडियो आप हमारे चैनल पे आने वाले हैं जो बेसिक प्रॉपर वीडियो होंगे। आप जब देखेंगे और काम करेंगे उनके अकॉर्डिंग तो कंपोनेंट के वीडियो आपके लिए बहुत काम आएंगे। इस वीडियो में एसएमपीएस से ये था पूरा समझाने का जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा उस एसएमपीएस पावर सप्लाई को कैसे चेक किया जाता है, वोल्टेज कैसे इंक्रीज कैसे कम ज़्यादा किए जाते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे चेक की जाती है, हर एक पार्ट को लेकर छोटा छोटा एसएमपीएस के ऊपर पूर्ण रूप से आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए क्योंकि ये सभी के काम का वीडियो है। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी को हेल्प मिल जाए। और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको और नेक्स्ट वीडियो किन किन सप्लाईयों पे या किस किस सर्किट पे चाहिए, मैं आपके लिए उन सर्किटों पे वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।